आए नाज़रीन, अब हम मिफ्ता इस्माइल साहब के पास चलते हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब पीएमएल-एन के फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। अब उनके नकादों में शुमार होते हैं। इलेक्शन के दौरान इनके व्यूज हमने सुने। मिफ्ता साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। ये फरमाइएगा कि अब हुकूमत की आपको एक शक्ल बनती हुई नजर आ रही है। जो तनकीद माजी में होती रही आपकी तरफ से, जो आपने नुकात उठाए, वो अपनी जगह पर मौजूद हैं। लेकिन अब क्या आपको लगता है कि इस किस्म की हुकूमत जो कि बनने जा रही है, वो उनमें से चंद एक मामलात को एड्रेस कर पाएगी जो आपने हाईलाइट किए हुए हैं ऑलरेडी? जी तलत भाई, मैं मुस्लिम लीग नून के नकादों में तो शामिल नहीं करूंगा, लेकिन जी बिल्कुल माशी पॉलिसी जब मुझे लगती है कि सही नहीं होती तो उसके बारे में मैं क्योंकि थोड़ी सी राय रखता हूं तो इजहार करता हूं, आपके प्रोग्राम की तवज्जुह से भी की है। और मैंने हमेशा से ये कहा है कि दो हमारे बड़े चैलेंजेस हैं इस वक्त पाकिस्तान के सामने। एक तो IMF से अगर अग्रीमेंट करना है, और दूसरा जो है वो महंगाई को कम करना है, क्योंकि महंगाई की वजह से खतरे गुर्बत के अंदर बहुत सारे लोग जाते रहे हैं, जा रहे हैं। और ये दोनों चैलेंजेस मैं समझता हूं कि कौमी सियासी लीडरशिप जो है उसको अंदाज़ा है कि ये सबसे बड़ी लीडरशिप का चैलेंज है। और जो हुकूमत की शक्ल लग रही है, शहबाज शरीफ साहब खास तौर पर जो कि वजीर आज़म होंगे, तो मुझे लग रहा है कि वो उनको पता है कि ये चैलेंजेस से निपटना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पिछला एग्रीमेंट भी जो IMF का जून में हुआ था, वो भी शहबाज शरीफ साहब ने किया था जब वो पेरिस चले गए थे और MD से डायरेक्ट बात करी थी IMF के। तो IMF का एग्रीमेंट करना बहुत ज़रूरी है, और फिर हुकूमत को महंगाई से निपटना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ा काम मैं समझता हूँ हुकूमत का इस वक्त महंगाई को कम करना है। अच्छा, अब जरा इन दोनों को हम सेपरेटली डील कर लेते हैं। जरा IMF के ऊपर वापस आइए। क्या बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे जिस तरह के IMF है, वो इस हुकूमत की कमजोर सियासी सेहत के ऊपर फोकस रखे हुए होंगे, या उनके ख्याल के मुताबिक अब चूंकि बन जाएगी हुकूमत तो इसी के साथ हमने डील करना है? मतलब उनके लिए क्या ये जरूरी है कि अक्सरियती हुकूमत हो और बहुत पुरएतमाद नजर आए, और तब वो बेहतर अंदाज से एंगेज करते हैं हुकूमत के साथ? या आपको लगता है कि वो उन्होंने पाकिस्तान के नुमाइंदगान की हैसियत से इनके साथ डील करना है? अक्सरियती है, 2/3 वाली है, या अक़लियती है, डजंट मेक अ डिफरेंस? नहीं, इट रियली डज नॉट मेक अ डिफरेंस। अक्सरियती हो या 2/3 हो या मखलूत हो, वो पाकिस्तान के नुमाइंदे से डील करते हैं, पाकिस्तान के वजीर ख़जाना से डील करते हैं, और उनकी जो ख्वाहिशात हैं या उनके जो सिफारिशात हैं, मसलन बजट डेफिसिट को कम करना, मसलन टैक्सेस को थोड़ा सा बढ़ाना, टैक्सेस का फैलाव करना, निजकारी करना, ये इनके सिफारिशात मानकर इस पे अमल करने के लिए ज़ाहिर है कि हुकूमत अगर पावरफुल होती है और स्ट्रांग होती है तो वो करने के लिए आसानी होती है उसको। तो इधर आपको फ़र्क पड़ता है कि हुकूमत कमज़ोर है या मजबूत है। लेकिन जहाँ तक IMF की शराइत हैं, वो मेरे ख्याल से मुख्तलिफ नहीं होती हैं, वो तो पाकिस्तान से ही डील करते हैं। लेकिन मिर्जा साहब, मसला ये, और आप बेहतर तरीके से समझते हैं कि एक ऐसी हुकूमत जो अपने हार्टलैंड के अंदर, जैसे अगर मैं फैसलाबाद की मिसाल दूं, वहां पर सियासी तौर पर उसको मार लगी है क्योंकि मुआशी हालात ठीक नहीं थे, और PDM 1 का जो तजर्बा था उसने बहुत सारे लोगों के बिजनेस को तबाह किया। अब जहां पर हजारों के करीब जो है वो पावर लूम्स बंद हो रहे हो, तो वहां से फिर आप इलेक्शन नहीं जीत सकते। तो ये एक ऐसी हुकूमत जो ये कॉन्शियसली अब उसको ऐसी पॉलिसी परसू करनी है जिसके जरिए अपनी जो टूटी हुई सपोर्ट बेस है उसको रिकंस्ट्रक्ट कर पाए। वो IMF के मामलात को कितनी दिलचस्पी के साथ हैंडल कर पाएगी? उनकी डिमांड्स जो है वो बड़ी वाज़ेह हैं। हुकूमत कितना एडजस्ट कर पाएगी अपने सियासी जो मजबूरियां उनके पेश नजर, उनकी डिमांड्स को? तलत भाई देखें, जो ये एग्रीमेंट था इसके अंदर जो मुश्किल मसाइल थे, इनकी कीमतें बढ़ानी थी, गैस की कीमतें बढ़ानी थी, बिजली की शरह सूद को बढ़ाना था वगैरह, वो सारे बड़े मुश्किल फैसले या कठिन फैसले जो हैं, जो आवाम को ज़र्ब देते हैं, वो फैसले तो हो चुके हैं, या केयरटेकर ने किए हैं या PDM ने आखिर के अंदर ना चाहते हुए किए, लेकिन हो चुके हैं वो फैसले। अब जो फैसले हैं उसमें आपको मखसूस इंटरेस्ट को, वेस्टेड इंटरेस्ट को टेक ऑन करना है। अगर आप PIA की निजकारी करने जा रहे हैं तो PIA की यूनियन होती है, एविएशन वजारत होती है, जो नहीं चाहती है, क्योंकि उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। उससे पाकिस्तान के अवाम को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अगर आप निजकारी कर देंगे फ़ायदा होगा। इसी तरह अगर आप बिजली की कंपनी की निजकारी करेंगे तो बिजली की कीमतों में कमी हो जाएगी। लेकिन वो लोग जो कि चोरी में मुलव्वस हैं, वो लोग जो कि काम नहीं कर रहे, इनएफिशिएंसी में मुलव्वस हैं,
वो जाहिर है कि ये चाहेंगे कि ये नहीं होगा और वो बिल्कुल मेहनत करेंगे कि ये ना हो। तो अब आपको वेस्टेड इंटरेस्ट को लेना है। इसी तरह अगर आपको प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स लगाना है, आपको दुकानदारों के ऊपर टैक्स लगाना है, आपको सर्विस सेक्टर के ऊपर टैक्स लगाना है, ज़राअत के ऊपर टैक्स लगाना है, तो वहां पे बातें उठेंगी। तो इस वक्त हुकूमत जो है उसको आप लोगों के खिलाफ या लोगों के ऊपर कठिन फैसले नहीं डालने, आपको स्पेशल इंटरेस्ट को लेना है। और हुकूमत को ये बात समझनी होगी, पीडीएम के हुकूमत को ये बात समझ। लेकिन कता कलामी मिफ्ता साहब, कता कलामी, अगर मैं इसी आपके नुक्ते को जरा मैं मजीद फैलाना चाहता हूं, वेस्टेड इंटरेस्ट को सिर्फ एक ऐसी हुकूमत ही टेक ऑन कर सकती है जिसको रोजमर्रा अपनी जिंदगी के सवालों के जवाब ना देने होते हो, जिसको अपने शोल्डर के ऊपर से पीछे की तरफ ना देखना होता हो कि हमारे कितने बंदे कम हो गए हैं। वेस्टेड इंटरेस्ट को हिट करना कहने में तो बहुत आसान लगता है और आप बेहतर समझते हैं, आपने तो अंदर रह के वेस्टेड इंटरेस्ट को देखा हुआ है, लेकिन उसको एक अकलीती हुकूमत टेक ऑन नहीं कर सकती, कि कर सकती है? देखिए सर, हमारे पास यही हुकूमत है जो हुकूमत है। तो हम ये तो दुआ नहीं कर सकते कि यार अगले 5 साल बाद उसके बाद कोई मेजॉरिटी हुकूमत आएगी तो फिर हम ये काम करेंगे। जो काम करने हैं वो आपने कर गुजरने हैं। अगर नहीं करेंगे तो नुकसान और भी है। अगर आप ये वेस्टेड इंटरेस्ट टेक ऑन नहीं करते, आप मजीद टैक्स नहीं लेते, मिसाल के तौर पर जिन शोबों का मैंने जिक्र किया है उनसे, तो आपका खसारा बढ़ जाएगा। जब खसारा बढ़ेगा तो आप नोटें छापेंगे तो गरीब लोगों के ऊपर और महंगाई टूटेगी। हमने ये करके देख लिया ना पिछले साल, क्या हमने जब आईएमएफ को आंखें दिखाई थी तो हमने उसके बाद नोटें छापी हैं और उसके बाद खसारे बढ़े हैं। उसके बाद डॉलराइजेशन इकोनॉमी की हुई और सारी तबाही मची और फरवरी से मई तक हर महीने 35% से ज्यादा इन्फ्लेशन आया पाकिस्तान में। फिर जून में जब शहबाज शरीफ ने आईएमएफ से एग्रीमेंट किया तो चीजें बेहतर हुई। हम ये करके देख चुके हैं। अब हुकूमत के पास, ये हुकूमत जो है ये जानती है कि पंजाब के हार्टलैंड से इसको वोट नहीं मिला है उस तरह जिस तरह की इनकी तवक्को थी। ये जानती है कि मिडिल क्लास और पढ़े लिखे लोगों में इतनी सबकत नहीं रही है मुस्लिम लीग की जो एक जमाने में होती थी। अब अगर ये हुकूमत इस वक्त डिलीवर नहीं कर सकेगी और पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म फायदे के लिए डिलीवर नहीं कर सकेगी तो फिर कब करेगी? इसमें दो चीजें हैं। एक, इनके पास वक्त है, 5 साल का वक्त है। कोई सर पे बंदूक नहीं लटकी हुई कि 6 महीने या 8 महीने में इलेक्शन कराने, नंबर एक। और नंबर दो, एसआईएफसी का भी इनको साथ है, इनको एस्टेब्लिशमेंट का साथ है। यही साथ इमरान खान साहब को भी था जब वन पेज पे थे। ये साथ नवाज शरीफ को मुयसर नहीं था 13 में, 14 से धरना हुआ आपके सामने। लेकिन आज इनके पास ये साथ है। अगर उनके कंधे पे रख के बंदूक चला दें, वो तो तैयार हैं आपकी मदद करने के लिए। अगर उधर से ही काम कर लें तो शायद काम हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि कोई राय फरार नहीं है। अगर आप ये रिफॉर्म्स नहीं करेंगे तो मजीद मईशत बिगड़ेगी और आपको 3 साल बाद, 2 साल बाद बहुत मुश्किल हो जाएगी। जो आज वोट बैंक है वो और टूट जाएगा। आपने निजकारी से आगाज किया वेस्टेड इंटरेस्ट को डिफाइन करते हुए। जिस पार्टी की वजह से अब ये हुकूमत बन रही है, पीपल्स पार्टी, वो तो कुल्ली तौर पर निजकारी के खिलाफ है। जी, मैंने दो बातें की थी। एक तो वेस्टेड इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स लगाना, जिसके अंदर प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स है, ज़राअत के ऊपर टैक्स है और सर्विसेज के ऊपर है। सर्विसेज के अंदर मुस्लिम लीग नून वाले ऑब्जेक्शन करेंगे, दूसरी जगहों पे दूसरे लोग ऑब्जेक्शन करेंगे और पीपल्स पार्टी बिल्कुल बात करती है प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ। लेकिन उन्होंने अपने मंशूर में भी ये कहा है कि हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं। तो आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कर लें, हुकूमत 10-20% हिस्सा रख ले, 25% हिस्सा रख ले। बिलावल भुट्टो साहब से भी बात करेंगे, आप हुकूमत को एंगेज करना होगा ऑब्वियसली। लेकिन इसके अंदर फिर मैंने एक और बात भी की थी कि एसआईएफसी के कांधे पे रख के कुछ बंदूकें चलाएं। कभी कभार जो है, जैसे ये हुकूमत साजी के अंदर कुछ लोग कहते हैं कि जिसके अंदर भी पीछे से किरदार था मुक्तरदा का, तो शायद वो थोड़ा सा किरदार अदा करें उसके अंदर भी और ये इसको आगे बढ़ाएं। यानी फौज के जरिए निजकारी करवाएं, फौज के जरिए ताजरों को हैंडल करें, फौज के जरिए प्रॉपर्टी को टैक्स करें, फौज के जरिए करें। फौज के जरिए ताजिरों को हैंडल करने की कोई जरूरत नहीं है। ताजिरों को बड़ी आसानी से हैंडल हो जाते हैं, वो कोई मसला नहीं है। ठीक है, आपने प्रॉपर्टी पे टैक्स लगाना है, इसके अंदर भी आपको फौज की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरी गुजारिश ये थी कि अगर पीपल्स पार्टी के कुछ तहफुजात हैं मुस्लिम लीग की निष्कारी के खिलाफ, तो उसके अंदर आप इस तरह कर सकते हैं कि एसआईएफसी के प्लेटफॉर्म पे, जो कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के दौरान जिसका प्रोमलगेशन हुआ है ऑर्डिनेंस का, कि एसआईएफसी की फोरम को इस्तेमाल करते हुए आप शफाफ तरीके से निजकारी करें या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करें। आप कहीं ना कहीं इसको आगे लेके जाएं। देखें, ये आज के दिन आपको 100 अरब रुपए का पीआईए नुकसान दे रही है सालाना। आपके पास 20% से बिजली जो है वो या लाइन लॉसेस में चले जाती है और अनदर 10% चले जाती है जिसका आप बिजली देते हैं लेकिन बिल नहीं ले सकते।
आपने एक ये बात की थी कि हम सूबों को दे देंगे, उस पर सिंध हुकूमत एक्चुअली तैयार थी सूबों के बात करने पे। तो बहुत सारे तरीक़ेकार हैं जिसके थ्रू आप ये बात कर सकते हैं, और मेरे ख्याल से ये बात हो सकती है। पीपल्स पार्टी का मैंने कभी ऐसा नहीं देखा है कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टैंड हो। आई थिंक कि वो बात हर चीज पे करने के लिए तैयार होते हैं। तीन छोटे छोटे सवाल हैं। शहबाज शरीफ साहब के साथ आपने काम किया हुआ है। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ नहीं है। वो इंतजामी तौर पर पंजाब को चलाकर तो बड़ी उन्होंने शोहरत कमाई है, लेकिन सूबों को चलाना आपको पता है आसान है, क्योंकि सूबों में आपने सिर्फ खर्चा करना होता है। मरकज में आके आपने खर्चा बचाना होता है, बल्कि खर्चा करना ही नहीं होता, आपके पास पैसे होते ही नहीं है। उनकी जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है इकोनॉमिक चैलेंजेस की, या उनका जो कंफर्ट लेवल है मुआशी मामलात के ऊपर एक डिसाइसिव लीडरशिप दिखाने का, ठीक है आईएमएफ के माहदे के अंदर हमने सुना कि उन्होंने कोई रोल प्ले किया है, खबरें भी इसकी बन गई, अगरचे और खबरें भी हैं कि असल में रोल किसने प्ले किया। लिविंग दैट असाइड, आपके ख्याल में वो उनके पास मवाद है, उनके पास सियासी तौर पर समझ-बूझ है, दिलचस्पी है, कंफर्ट लेवल है कि जिसके तवसत वो लीड कर पाए मुआशी मामलात के ऊपर? देखिए, एक एक जो मैं शहबाज साहब के साथ जो कुछ अरसा काम किया, तो मैंने ये देखा कि शहबाज साहब की तो ग्रिप तो थी हर चीज पे। वो मेरी बात सुनते थे, वो समझते थे, उस पर कभी यस बोलते थे, कभी ना बोलते थे। लेकिन कभी कभार जब उनको मेरी बात समझ आती थी और वो यस भी बोलना चाहते थे, तो फिर उनको भी मना कर दिया जाता था। वो फाइनल डिसीजन मेकर नहीं है। और वहाँ पे डार साहब जो थे वो लंदन में मियाँ साहब को अलग एडवाइस करते थे, तो उस पर हमको एक बड़ी मुश्किल होती थी। अब अच्छी बात यह है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब भी पाकिस्तान तशरीफ ला चुके हैं और वो लाहौर में बैठे हुए हैं। तो शहबाज शरीफ ऑल्सो हैव ग्रेटर अपॉर्चुनिटी टू ऑल्सो पुट हिज पॉइंट अक्रॉस कि भाई मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत का ये मसला है। तो एक तो ये है। दूसरा, आपने खुद बताया कि मियाँ साहब को तो जाहिर है कि एक बड़ा तजुर्बा है इसका, वफाक का। और जो आपने जो बात की है ना, वो एक्चुअली पाकिस्तान के इस वक्त जो जो फिस्कल बहरान है, जो माशी बहरान है, उसकी निशानदेही हो गई है कि आपने सूबों को सिर्फ पैसे दे दिए हैं कि वो अपनी मर्जी से खर्च करें। तो चीफ मिनिस्टर्स को तो बड़ी आज़ादी है कि खुशी से खर्च करो, लेकिन उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है कि भाई अपना टैक्स भी जमा करो। और वफाक के ऊपर सिर्फ जिम्मेदारी है टैक्स लगाओ। तो टैक्स लगाना तो किसी को अच्छा नहीं होता ना, टैक्स लगा के कोई मशहूर या उसका खुशनामी होती है। लेकिन होता ही है कि पैसे हमारे पास नहीं होते, पैसे आप सूबों के लिए जमा कर रहे होते हैं। तो थोड़ा सा इसको भी रीबैलेंस करना होगा, जिम्मेदारियों को भी और अथॉरिटीज को भी। अच्छा, अब जरा आ जाए फाइनेंस मिनिस्टर्स के ऊपर, जो अभी तक नाम सामने फ्लोट किए जा रहे हैं। उसके अंदर दो बैंकर हैं, एक केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर हैं जो एक्स स्टेट बैंक के गवर्नर हैं, और आपके पसंदीदा डार साहब हैं। ये मैं तंजन कह रहा हूँ, ये टंग इन चीक में कह रहा हूँ। हम सबको पता है कि आपके ताल्लुकात कैसे हैं, उनके ताल्लुकात मेरे आपके ख्याल से साथ। आपको ये वजाहत की जरूरत ये नहीं थी, लिस्ट ये वजाहत आपको की भी लगता जरूरत नहीं है थी। कि, हाँ जी, ये वजाहत की जरूरत नहीं थी आपको कि आप तनजन कह रहे हैं। क्या फरमाया आपने? मैं कह रहा था आपको ये वजाहत की जरूरत नहीं थी कि आप ये तंजिया फरमा रहे ठीक थे। है। बस आजकल पाकिस्तान में हालात ऐसे हैं कि तंज को भी हमें उसका वजाहत के साथ बयान करना पड़ता है। बहरहाल, ये कोई ऐसी लिस्ट है जिसके अंदर से आपको कोई बड़ी उम्मीद हो कि ये लोग जो हैं, क्योंकि पर्सनैलिटीज काउंट, और हम एक बड़े नाजुक दौर से गुजर रहे हैं और आगे हमें अच्छे तरीके से नेगोशिएट करना है। रियली व्हाई कांट वी थिंक बियॉन्ड बैंकर्स? मुझे इसकी आज तक समझ नहीं आई कि बैंकर तो बैंकर होता है, उसको फाइनेंस मिनिस्टर बना के हम क्या करना चाहते हैं? देखिए तरत भाई, मेरा ये ख्याल है, अगर आप पर्सनालिटीज असाइड छोड़ दें, अगर आप शख्सियात को छोड़ दें, तो मेरा ये ख्याल है कि इस जॉब के लिए एक इकोनॉमिस्ट होना चाहिए जिसको मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में भी कुछ सूझबूझ हो, जिसको फिस्कल पॉलिसी के बारे में भी सूझबूझ हो और इनके कनेक्शंस को पता हो। और जब हमने ये नहीं किया है तो इसका हमने नुकसान बरता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारी मुल्क की पॉलिसीज इतनी सही नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो आपने नाम लिए बैंकरों के, इनमें से कम एक बैंकर जो ऐसे हैं जिनको, या दोनों बैंकर शायद, जिनको पाकिस्तान के बिजनेसेस के बारे में भी बहुत पता है, उनकी इकोनॉमिक्स पे भी अच्छी ग्रिप है, और उनको रियल एक्सपेक्टेशंस भी हैं, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस भी हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या मुमकिन है। और ये अपनी बात पे इनमें से कम एक साहब जो है वो बिल्कुल खड़े होने के वो हैं, काबिल हैं।
इसी तरह डॉक्टर शमशाद जो हैं वो भी इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने आईएमएफ से आपको एक मरतबा डील करके प्रोग्राम लेके दिखाया है, वो मतलब जो शहबाज साहब ने लिया था उसका रिव्यू करके दिखाया है। लेकिन उनका डायरेक्ट इतना कोई बिजनेसेस से टच नहीं है और बिजनेसेस इनसे बहुत ज़्यादा मुतमईन नहीं है, लेकिन आईएमएफ के अंदर कोई इनको मसला नहीं होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि कोई ऐसा चेहरा होना चाहिए कि जिधर आपको आईएमएफ से मसला भी ना हो और जो अपनी बात पे, जिनकी बात में वजन भी हो, अपनी बात में खड़े होना भी जानते हो, लेकिन जिससे प्राइम मिनिस्टर साहब कंफर्टेबल भी हों और वो काम करवा सकें।